प्यारे बच्चों, हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन को शुरू किए थे, उसी के अंतर्गत हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना सीख रहे थे, जिसके अंतर्गत हम लोग बहुत सारे रूल एंड रेगुलेशन को सीखे हैं। आज हम लोग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में या कॉम्प्लेक्स साल्ट में हम लोग सेंट्रल एटम का, उसके मालिक का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना सीखेंगे। अब आपके दिमाग में आता होगा ये कॉम्प्लेक्स साल्ट क्या है, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या है। वैसे इसको तो डिटेल में हम लोग 12th क्लास में एक यूनिट पढ़ना है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उसी में अध्ययन करेंगे डिटेल। लेकिन यहाँ फिर भी चूंकि ऑक्सीडेशन स्टेट की बात हो रही है तो यही हम लोग सीख लेंगे, ताकि 12 में फिर क्लासेज में जाएं तो वहां कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़े तो आपको दिक्कत नहीं हो। इसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को कॉम्प्लेक्स साल्ट, इसी को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के नाम से हम लोग जानते हैं। देखिए, सवाल बनाते समय आप लोग बहुत मिस्टेक कर रहे हैं। बेसिक 4-5 नियम जो है आपको याद होना चाहिए। वह नियम इस प्रकार एकदम बैठा लेना है दिमाग में कि ग्रुप 1 का धातु आए तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा +1 के अलावा कुछ हो ही नहीं सकता है। ग्रुप 2 का कोई धातु आए तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होगा। हैलोजन आए तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट मानना कितना है, तो -1 मानना है। ठीक है। दूसरी चीज बताए थे कि ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा याद रखिएगा ऑक्साइड में या जनरली कंपाउंड में -2 माना जाता है। तीसरी बात बताए थे कि परऑक्साइड में -1 मानेंगे। ठीक है। इसी प्रकार आपको बताए थे कि सुपर ऑक्साइड में -1/2 मानेंगे। ओजोनाइड में ऑक्सीजन का -1/3 मानेंगे। लेकिन यही ऑक्सीजन अपने से उच्च विद्युत ऋणात्मक परमाणु यदि फ्लोरीन से जुड़ा हो और उसमें परऑक्साइड लिंकेज बना हो, जैसे बताए थे O2F2 में, तो यही ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 के जगह पर +1 हो जाता था। और OF2 बताए थे आपको, इसमें ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट याद रखिएगा +2 होगा। कोई पूछे कि यह प्लस साइन और माइनस साइन काहे चेंज होते रहता है, तो आप जवाब दीजिएगा, यदि दो तत्व जुड़े हुए हैं आपस में, एक की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, मान लिया कि लेफ्ट वाले की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी अधिक है और राइट वाले की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी लो है, तो हमेशा याद रखना है कि लेफ्ट वाले का माइनस होगा और राइट वाले का हमेशा पॉजिटिव होगा। मतलब जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, विद्युत ऋणात्मकता, साझेदारी के इलेक्ट्रॉन खींचने की शक्ति अधिक होगी, उसका हमेशा निगेटिव में होगा, और जिसका कम होगा उसका पॉजिटिव में होगा। ये बात आपको बता दिए थे। तो ये बेसिक रूल आपको याद होना चाहिए। किसी भी आयन पर जो चार्ज होता है वही उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, और यही आयन जब जटिल यौगिक का निर्माण करते हैं तो इसी आयनों को हम लोग लिगेंड कहते हैं, संलग्नी के नाम से जानते हैं। ठीक है, उसको लिगेंड कहा जाता है। तो आयन, किस आयन पर कितना चार्ज होता है ये भी आपको याद होना चाहिए। आयन तो 2-2, 3-3 बार आप पढ़ चुके हैं। बेसिक में भी हम आपको पढ़ाएं आयन क्या है, आयन के कितने प्रकार होते हैं, उसमें भी कुछ आयनों का नाम सुने होंगे। फिर आप रेडॉक्स रिजेक्शन में देख रहे हैं, फिर जाइएगा तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में देखिएगा, 1-2 बार उसको कम से कम लिखिए, बनाइए। लाइट की रोशनी इतनी रहती है जिसके कारण मेरे बाबू आंख पे इतना इसका बुरा असर पड़ता है, जिसकी वजह से कहीं कहीं मिस्टेक हो जाता है, तो आप लोग बहुत जल्दी उसको अंडरलाइन करके भेज देते हैं कि सर गलती हुआ है, उसको सुधार लेना। जैसे कैलकुलेशन के स्पेलिंग आप लोग देख रहे थे कि सर गलती लिख दिए, होता है मिस्टेक, उसको सुधार लीजिए। ठीक है, गलती करना ही मनुष्य का स्वभाव है। जब तक गलती नहीं कीजिएगा फिर आप बेहतर हो ही नहीं सकते हैं। मेकिंग मिस्टेक बीइंग सुपेरियर, गलती कीजिए, महान बनिए। गलती उसी से होती है बेटा जो काम करते हैं। निकम्मों की जिंदगी ऐसे ही पास हो जाती है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं कॉम्प्लेक्स साल्ट के बारे में। तो ये बेसिक नियम आपको याद होना चाहिए, नहीं याद हो तो फिर बनाने में दिक्कत होगा। कुछ लोग का सवाल था कि सर 1-2 बार आयन में निकालना सिखा दीजिए। चलिए हम पुनः 1-2 सवाल और बता दें। जैसे आपसे कोई पूछ दे कि MnO4 माइनस में Mn का निकालिए, तो देखो निकालते कैसे। बताए थे कि किसी भी कॉम्प्लेक्स आयन हो या पॉली एटॉमिक आयन हो, उस पे जो चार्ज होगा सभी तत्वों के ऑक्सीडेशन स्टेट का योग उस चार्ज के बराबर होगा। तो क्या हम इसको लिख दें कि Mn + 4 ऑक्सीजन इज इक्वल टू -1। देखते चलो कहीं दिक्कत, ये तो ओरली निकाल सकते हो। या Mn, और देखो प्लस का साइन है तो प्लस, और 4 और ऑक्सीजन का -2 होता है तो -2 इज इक्वल टू क्या होगा, -1। या Mn इज इक्वल टू क्या होगा, 4 दूनी के -8 इज इक्वल टू क्या होगा, -1। अब बताओ ये हम
-8 इधर जाएगा तो क्या होगा +8। अब +8 में से 1 निकल गया तो क्या हो जाएगा बेटा +7। आप आसानी से निकाल सकते हो कि हम मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है +7। किसी को दिक्कत हो रहा है क्या? अब देखो इसी प्रकार आपको हम बताए थे कि बताओ इसमें Cr2O7 डाइक्रोमेटाइन है, -2 यहाँ कह रहा है क्रोमियम का निकालो। क्या दिक्कत हो रही है कि आप कह रहे हैं कि सर एक बार और समझा दीजिए। यहाँ लिख देंगे 2Cr + 7O, इन्वर्टेड कमा लगाएंगे नहीं तो कुछ लोग 70 समझ जाएगा, कुछ बकलोल होगा जो 70 समझ जाएगा। इक्वल टू क्या लिखे 0 लिखे क्या कहेगा? नहीं सर, इस पर जितनी चार्ज है उतना ही के बराबर लिखेंगे। -2 लिख देते हैं या हम 2 माइनस लिख देते हैं, वही बात हुआ। या 2Cr जिसका निकालना है छोड़ दो, +7 आई लिख देंगे -2 इक्वल टू -2 यहाँ लिखेंगे 2Cr, यहाँ 7 दूनी के -14 इक्वल टू -2, इसलिए लिख सकते हैं 2Cr बराबर देखो -14 इधर जाएगा तो +14, +14 में से 2 गया तो क्या निकल गया +12 लिख सकते हैं। इसलिए Cr बराबर क्या लिख सकते हैं बेटा, ठीक है +12 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू क्या हो गया +6। तो इस तरह से आप सवाल को बना सकते हैं। इसमें क्या आपको दिक्कत हो रहा है बताइए। अब ऑक्सीजन का क्या मानेंगे तो अधिकांश यौगिकों में -2 मानेंगे। कौन कौन से परऑक्साइड लिंकेज वाला सवाल होता है याद आप रखिएगा। आपको बताए थे CrO5, मार्शल एसिड, कैरोज एसिड, ये सब बताए थे, सब याद होना चाहिए कि कहाँ पर ऑक्साइड लिंकेज पाया जाता है। ठीक है, सुपर ऑक्साइड में क्या होगा, हमेशा सुपर ऑक्साइड ग्रुप 1 के तत्व ही बनाते हैं, ओजोनाइड हमेशा ग्रुप 1 के तत्व ही निर्माण करते हैं। तो छोटा छोटा चीज आपको याद भी होना चाहिए। तो इस तरह से तो सवाल को बना लेते हैं। यहीं पे मिस्टेक हो गया था तो आप कह रहे थे कि सर आंसर तो सही आया था ना, तो किसी को दिक्कत थी क्या? तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले ले, आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं कॉम्प्लेक्स साल्ट के बारे में देखेंगे। देखिए आपके दिमाग में आता होगा कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या है। अभी ना डिफिनीशन जानना है, ना उसकी परिभाषा जानना है, ना उसकी प्रॉपर्टी जानना है, ना उसका नाम लिखना आना है। याद रखिएगा कहीं भी बिग ब्रैकेट वाला ऐसे सवाल दिखाई दे, यहाँ बिग ब्रैकेट वाला सवाल दे, जैसे K4 लिख दे, यहाँ Fe लिख दे, यहाँ Cn लिख दे, 6 कह दे, तो आप इसको कह सकते हैं कि एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, कह सकते हैं कि ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, कह सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स साल्ट है, एक जटिल यौगिक है। याद रखिएगा किसी को दिक्कत है, बिग ब्रैकेट आना चाहिए, निश्चित रूप से ब्रैकेट आना चाहिए। ब्रैकेट दो भी आ सकता है, लेकिन दो ब्रैकेट वाली सवाल अभी नहीं बनाना है यार, ऊपर का सवाल हो जाएगा, थोड़ा सा लेवल इसका ऊपर है, 12 में सीखेंगे। तो पहचान पहला क्या बताए हैं आरिफ सर, क्या बता रहे हैं कि कहीं भी बिग ब्रैकेट दिखाई दे, स्क्वायर ब्रैकेट दिखाई दे, उसको हम लोग कहेंगे कॉम्प्लेक्स साल्ट, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, या उसी को कहेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। किसी को एतराज? अब आइए इससे संबंधित कुछ हम लोग बात सीख लें। यहां ध्यान दीजिएगा। अब मान लिया जाए कि यहां कोई लिख दिया हो K4, ध्यान से सुनिएगा, नाम उम नहीं जानना है अभी। K4 यहां लिख दे बेटा Fe, यहां लिख दे Cn का होल 6 और यहां लिख दे बिग ब्रैकेट, पुनः लगा दी, इसको स्क्वायर ब्रैकेट बोलेंगे या बिग ब्रैकेट। अब एक कंपाउंड और लिख रहे हैं, यहां देखो तो CO, यहां मैं लिख दूं NH3 का होल 6, इसके बाहर स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर मैं लिख दूं Cl3। अब कोई आपसे पूछे कि बताइए ये सब क्या है, तो आपको अभी जानकारी के लिए बता दें कि याद रखिए ब्रैकेट के बाहर कोई चीज दिखाई दे, ब्रैकेट के बाहर ये कोई चीज दिखाई दे, इसको हम लोग कहेंगे काउंटर आयन। क्या बोलेंगे? काउंटर आयन बोलते हैं, काउंटर आयन। यदि इसको हम किसी विलयन में डाल दें, यदि जल में डालें तो यही टूटेगा, ई वाला पार्ट टूट जाएगा, ई वाला पार्ट टूटेगा, लेकिन ब्रैकेट वाला पार्ट नहीं टूटता है। याद रखें, इसको क्या बोलेंगे? काउंटर आयन। तो देखो तो ये भी ब्रैकेट के बाहर है, तो इसको भी तो हम लोग लिख सकते हैं काउंटर आयन। यहाँ Cl3 जो दिखाई दे रहा है क्या है? काउंटर आयन है। यहाँ से हमारा K4 दिखाई दे रहा है, काउंटर आयन है। याद रखेगा, याद रखना है कि ये विलयन में जाते हैं तो ये टूटेगा। कैसे टूटेगा? हमेशा याद रखना कि पॉजिटिव पार्ट पहले होता है, निगेटिव पार्ट। कहिएगा सर ये पॉजिटिव बन के अलग हो जाएगा, ये निगेटिव बन के अलग हो जाएगा, लेकिन याद रखिएगा ये नहीं टूटेगा ब्रैकेट वाला। कोई पूछेगा ये कैसे टूटेगा? ब्रैकेट पे पॉजिटिव हो जाएगा, इस Cl3 पर निगेटिव हो सकता है, अर्थात हमेशा पॉजिटिव पार्ट को पहले, निगेटिव पार्ट को बाद में लिखते हैं। कोई पूछ दे आपसे बताओ कि K3 Fe Cn का होल 6 ये कैसे टूटेगा? कहिएगा सर ये 2 वर्गों में टूट सकता है विलयन में, ऐसे टूटेगा। फॉर्मूला के इधर वाला देख रहे हैं, यदि ब्रैकेट के इधर कोई चीज हो बाएं साइड तो वह उसका पॉजिटिव पार्ट होगा, और उसके इधर वाले पार्ट को हम लोग कहेंगे
निगेटिव पार्ट, तो ये निगेटिव में टूटेगा। अब कितना निगेटिव कितना पॉजिटिव में टूटेगा ये सिखाएंगे आपको। कोई पूछेगा क्या यह विलयन में वियोजित होगा, NiCO का होल 4, कहिएगा सर ये विलयन में वियोजित नहीं होगा, ये अंदर वाला ब्रैकेट वाला टूटता नहीं है, याद रखना है अभी। कोई पूछे कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की पहचान क्या है, तो कहिएगा सर यह स्क्वायर ब्रैकेट का प्रयोग किया जाता है इसको लिखने के लिए। अभी इतना ही बात जानना है 11 में, 12 में चलेंगे तो बात बताएंगे। तो देख लिए कि स्क्वायर ब्रैकेट के इधर कोई चीज रहे या स्क्वायर ब्रैकेट के इधर कोई चीज को हम लोग काउंटर आयन कहते हैं, यही वियोजित होता है। क्या होता है बेटा, ये आयोनाइज होकर टूट जाता है, याद रखिएगा। कैसा होता है, आयोनाइज्ड होता है, या आयोनाइज्ड होता है, याद रखिए, टूटेगा यही। दूसरी चीज आप देख रहे हैं यहाँ ब्रैकेट के इस ब्रैकेट वाले पार्ट को, इस ब्रैकेट वाले पार्ट को हम लोग एक नाम से जानते हैं जिसको कहते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहते हैं, या इसी को हम लोग कहते हैं कोऑर्डिनेशन एंटिटी के नाम से जानते हैं, याद रखिएगा। कोई पूछे ब्रैकेट वाले पार्ट को क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, या इसी को कहेंगे हम लोग कोऑर्डिनेशन एंटिटी, या इसी को कहते हैं हम लोग कॉम्प्लेक्स आयन। क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स आयन। जब टूटेगा तो क्या होगा, बड़ा सा आयन, टूटेगा तो क्या बनेगा, बड़ा सा आयन। तो हमेशा याद रखिए बड़ा वाले पोर्शन को हम लोग कहेंगे कोऑर्डिनेशन स्फीयर। अब प्रश्न उठता है कि ये जुड़ा हुआ है, ये सर क्या है। अब ध्यान दीजिएगा, जुड़ा हुआ है ये क्या है। देखिए यहाँ ये जुड़ा हुआ है साइनाइड, देख रहे हैं यहाँ साइनाइड जुड़ा हुआ है, CN पढ़े हैं, CN को कहते हैं साइनाइड, और CN पर कितना चार्ज होता है, -1 चार्ज, तो कहेंगे साइनाइड आयन। यहाँ देखो NH3 जुड़ा हुआ है, जुड़ा हुआ कि नहीं बेटा जी, यहाँ ध्यान दीजिएगा क्या जुड़ा हुआ है, यहाँ आप ध्यान दीजिए क्या जुड़ा हुआ है, यहाँ NH3 जुड़ा हुआ है, यहाँ क्या जुड़ा हुआ है, CN जुड़ा हुआ है। इसको ही हम लोग कहते हैं, ये क्या है, कोई पूछे कहना कि यह कोई आयन हो सकता है, आयन हो सकता है, या कोई न्यूट्रल मॉलिक्यूल हो सकता है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है। और इसी को हम लोग कहते हैं क्या बेटा, लिगेंड कहते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं लिगेंड, याद रखिएगा। क्या कहते हैं, लिगेंड्स कहते हैं। तो कोई पूछे कि यह क्या है, कहना कि धातु से या जो जुड़े होते हैं आयन, या कोई उदासीन अणु जुड़ा हो, जल जुड़ा हो, कार्बन मोनोऑक्साइड जुड़ा हो, NO जुड़ा हो, तो उसको कहेंगे इस आयन या न्यूट्रल मॉलिक्यूल को हम लोग लिगेंड बोलेंगे। कब बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में बोलते हैं, ठीक है। कोई पूछे कि लिगेंड क्या है, बोलना कि सेंट्रल एटम से जुड़े हुए उदासीन अणु या आयन को हम लोग लिगेंड के नाम से जानते हैं। कोई पूछे NH3 क्या है, लिगेंड है। कोई पूछे यहाँ CN क्या है, लिगेंड है। अब एक चीज और आप देख रहे हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा, अब एक चीज देख रहे हैं, इसमें धातु कोई दिखाई दे रहा है, देख रहे हैं यहाँ Fe दिखाई दे रहा है, हमेशा D ब्लॉक के तत्व होंगे, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ देखिए, इसी को हम लोग कहते हैं सेंट्रल एटम। क्या कहते हैं, सेंट्रल एटम, केंद्रीय परमाणु के नाम से हम लोग जानते हैं। जब कहेंगे कि सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, तो ब्रैकेट के बाद जस्ट शुरू होता है, कहेंगे यहाँ Fe क्या है, सेंट्रल एटम है, यहाँ कोबाल्ट क्या है, सेंट्रल एटम है। एक चीज और देख रहे हैं, यहाँ एक और बात आप देख रहे हैं, इस लिगेंड की जो संख्या होती है बेटा, देखो ये लिगेंड की संख्या दर्शा रहा है 6, यहां देखो तो लिगेंड की संख्या भी दर्शा रहा है 6। इस लिगेंड की जो संख्या को हम लोग कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। कोई पूछे कि क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो लिगेंड की संख्या को कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। ब्रैकेट के बाहर कोई चीज रहे तो उसको काउंटर आयन कहते हैं। ब्रैकेट के बाद जस्ट कोई D ब्लॉक का ट्रांजिशन एलिमेंट हो तो याद रखिएगा उसको सेंट्रल एटम कहते हैं। और इस ब्रैकेट वाले पार्ट को ही हम लोग कोऑर्डिनेशन स्फीयर के नाम से जानते हैं, इसी को कोऑर्डिनेशन एंटिटी के नाम से जानते हैं, इसी को हम लोग कॉम्प्लेक्स आयन के नाम से जानते हैं। तो याद रखिएगा कि ये ब्रैकेट वाला पार्ट कभी नहीं टूटता है, ब्रैकेट के बाहर जो है, ब्रैकेट के इधर कोई चीज है वही टूटेगा। कहां, विलयन में टूट के वियोजित हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा, निगेटिव अलग, पॉजिटिव अलग। बाहुबली का तलवार चलाना है, इस पे आधा इधर आधा इधर, आधा उसको उधर कर दो आधा इधर कर दो। इसमें भी बाहुबली का तलवार चलाएंगे, कहां सॉल्यूशन में आधा इधर आधा इधर कर देंगे। दोनों को हम लोग अलग अलग कर देंगे। कैसे करेंगे, याद रखिएगा, यदि ब्रैकेट के पहले कोई चीज होगा तो उस पर पॉजिटिव होगा, और यदि ब्रैकेट के बाद कोई चीज होगा तो ब्रैकेट पे पॉजिटिव होगा और इधर वाले पे निगेटिव होगा। तो क्या कह सकते
सकते हैं मेरे भाई कि काउंटर आयन इसको बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? काउंटर आयन बोल सकते हो। ब्रैकेट के बाहर कोई चीज रहता है तो उसको हम लोग काउंटर आयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? काउंटर आयन बोलते हैं। अब इसको तोड़ना हम सिखा रहे हैं, आप समझ चुके होंगे, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। कोई पूछे कि हाँ साइनाइड क्या है, बोलना कि सर लिगेंड है। कोई आयन या न्यूट्रल मॉलिक्यूल यदि सेंट्रल एटम से जुड़े होते हैं उसी को लिगेंड कहते हैं। कोई पूछे कि धातु जो ब्रैकेट के अंदर रहता है उसको सेंट्रल एटम बोलते हैं। ब्रैकेट के बाहर कोई चीज रहे तो उसको काउंटर आयन कहते हैं, वही टूट के वही आयोनाइज्ड होकर बाहर निकल जाता है, याद रखिएगा। और लिगेंड की संख्या जो आयनों की संख्या जो यहां 6 दिखाई दे रहा है, यहां Na3 की संख्या 6 दिखाई दे रहा है, इसको कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। और ऐसे कंपाउंड जिसमें स्क्वायर ब्रैकेट बिग ब्रैकेट यूज किया हुआ ऐसे कंपाउंड को हम लोग कहते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इसी को कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के नाम से हम लोग जानते हैं। इसका डिटेल अध्ययन 12 क्लासेज में पढ़ना हम लोग, एक चैप्टर ही है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उसको डिटेल पढ़ेंगे। बहुत भारी होता है ऐसे लोग कहते हैं, बिल्कुल बिल्कुल आपको हम आसान कर देंगे, कहीं आपको दिक्कत नहीं होगा। यहां तक समझ गए होंगे तो इसका स्क्रीनशॉट ले, हम आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए तो इसको मिटा दिया जाए बेटा, आगे की ओर बढ़ते हैं। आप समझ गए होंगे लिगेंड कौन है, काउंटर आयन कौन है। अब इसको तोड़ेंगे कैसे ये सीख लीजिए थोड़ा सा। तोड़ेंगे कैसे, कैसे टूटेगा, देखिए। मान लिया जाए बेटा ये कंपाउंड है K4FeCN6, K4FeCN का होल 6। कोई पूछे कि बताओ यहां यह पोटेशियम किस रूप में है, बोलना काउंटर आयन है। कोई पूछे कि इसको क्या बोलते हैं, बोलना कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। कोई पूछे ये क्या है, बोलना सेंट्रल एटम है। कोई पूछे ये क्या है, साइनाइड जुड़ा हुआ, बोलना लिगेंड है। कहना उदासीन अणु या आयन है, हो सकता है इसके जगह पर, इसी को लिगेंड कहते हैं। कोई पूछे ये 6 क्या है, बोलना लिगेंड की संख्या है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। यहां तक किसी बाबू को एतराज, किसी को समस्या है, बोलो, किसी को समस्या हो तो कहो। यहां तक तो किसी को दिक्कत नहीं, अभी बताए हैं इस चीज को हम बेटा। अब देखो, अब इसको तोड़ेंगे कैसे, देखो तोड़ना सीखना है आपको, कैसे हम तोड़ेंगे। ज्यों ही इसको हम लोग पानी में डालेंगे, विलियन में डालेंगे, टूटेगा। अभी बताए थे आपको कि बता इधर वाला पार्ट क्या होगा, बाहुबली का तलवार चलाना है, ये वाला पार्ट पॉजिटिव तो ये वाला पार्ट नेगेटिव। अब तोड़ना कैसे सीखना है। अब देखो 4K है तो यहाँ 4K लिख देंगे। अब देखो किसी को दिक्कत नहीं, अब जैसे हो वहां उतार दो, Fe लिख दो, यहाँ Cn लिख दो, और बताओ यहाँ 6 लिख दो। अब ये बताओ मेरे भाई, इस पर तो पॉजिटिव आएगा। पोटेशियम किस ग्रुप का तत्व है, ग्रुप 1 का तत्व है, तो 1 पर चार्ज पता हो तो दूसरे पर चार्ज लिख सकते हो, यहाँ प्लस लिख देंगे तो 4 प्लस हो गया। तो कन्फर्म है कि जितना पॉजिटिव उतना निगेटिव, जितना भैया उतने भाभी, याद होना चाहिए। 4 पॉजिटिव हो गया तो यहां 4 निगेटिव देंगे, यह कॉम्प्लेक्स आयन बन गया। अब कोई पूछ दे कि K4FeCN6 को, ठीक है, पानी में डालने पर, विलियन में डालने पर यह कितने आयन देता है, यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो आयंस की संख्या कोई पूछ दे, टोटल आयंस कोई पूछे कि टोटल आयन कितना दिया, तो एक हमारा यह तो K4 प्लस हो गया, किसकी संख्या इसकी होगी 4, अब प्लस एक ब्रैकेट वाला हमेशा आयन याद रखना है। तो 4 और 1 5, या विलियन में टूट करके कितना आयन दिया 5, या ब्रैकेट वाला आयोनाइज नहीं होता है, याद रखिएगा। एक और उदाहरण से हम लोग समझ लें। अब कोई पूछे कि CO यहां दे दे NH3 का होल 6, NH3 का होल 6, यहां लिख दे Cl3 कहे कि क्या यह विलियन में वियोजित होगा, इसको पानी में डाल दे या विलियन में बनाए तो कैसे टूटेगा। अभी बताएं कि बाहुबली का तलवार चलाना है, खचाक, आधा इधर टूट जाएगा। क्या टूटेगा, आधा इधर। क्या टूटेगा बेटा जी, आधा इधर टूटेगा। देखो कैसे तोड़ेंगे हम लोग। बाहुबली का तलवार चला देना है, देखो तो चला रहे हैं बाहुबली का तलवार, आधा इधर और आधा उधर। अब बता इधर वाला पार्ट क्या होगा, फर्स्ट पार्ट पॉजिटिव होगा तो दूसरा पार्ट निगेटिव होगा। समझने के लिए ऐसा कर रहे हैं, किसी को दिक्कत। अब जैसे लिख देना है, ऐसे यहां लिखना है बेटा, क्या आप लिखिएगा, देखिए तो CO लिखिएगा, यहाँ NH3 लिखिएगा और 6 लिखिएगा, जैसे है वैसे उतार दो, स्क्वायर ब्रैकेट दे दो। ये कंफर्म है कि ये पॉजिटिव पार्ट है। क्या है, पॉजिटिव पार्ट है। या AQ लिख सकते हो कि पानी में टूट रहा है। क्या लिख देते हैं, 3Cl लिखेंगे, अब 3Cl एक्वस फॉर्म में लिखेंगे। अब तो 1 पर चार्ज आपको याद है, क्लोरीन पर कितना चार्ज होता है, क्लोराइड आयन, ब्रोमाइड आयन, आयोडाइड आयन पढ़े, Cl माइनस होता है, ब्रोमाइड आयन Br माइनस होता है, आयोडाइड आयन I माइनस होता है। तो बताओ यहाँ Cl पर यदि हम एक निगेटिव चार्ज बना रहे हैं तो 3 एकम -3, तो कंफर्म हो गया कि यहाँ क्या होगा, 3 प्लस होगा। जितना निगेटिव उतना पॉजिटिव। अब कोई पूछे कि बताओ आयंस की संख्या टोटल कितनी
कितनी हो गई, तो एक तो ब्रैकेट वाला एक प्लस 3 यहां दिखाई दे रहा है, तो यह विलयन में टूटकर यह जटिल यौगिक कितने आयन देंगे, 4 आयन देंगे। इस तरह के प्रश्न 12 बोर्ड में पूछे जाते हैं। किसी को ऐतराज? एक और बता दे क्या? चलो एक और देख लो, कोई पूछे कि कैसे हम तोड़ेंगे, इसका स्क्रीनशॉट लो, तोड़ के दिखा रहे हैं एक और। चलो समझते चलना है कि कैसे टूटेगा, कौन निगेटिव होगा कौन पॉजिटिव होगा। नहीं समझिएगा तो बड़ा दिक्कत है भाई, बड़ा दिक्कत है आगे चलने में। इतना तो जानकारी होनी चाहिए छोटी छोटी चीज़ों का। जैसे मैं कह दूं बेटा, यहाँ लिख दूं Cu, मैं लिख दूं NH3 का होल 4, NH3 का होल 4। अब नहीं जानना है कि ये कहाँ से हम लिख रहे हैं, अभी केवल आपको ये जानना है कि ये कम्प्लेक्स कंपाउंड है। यहाँ लिख देते हैं SO4, SO4। कोई पूछे क्या बोलना, कम्प्लेक्स कंपाउंड है। कोई पूछे कि इस ब्रैकेट वाले को क्या बोलते हैं, बोलना कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। कोई पूछे इस ब्रैकेट के बाहर SO4 दिखाई दे रहा है, बोलना है कि क्या है, काउंटर आयन है, यही टूट के अलग होगा। कोई पूछेगा NH3 क्या है, बोलना लिगेंड है। यह 4 क्या है, कोई पूछे लिगेंड की संख्या है जिसको कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। कोई पूछे कि Cu क्या है, बोलना सेंट्रल एटम है, और इसी की ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोग को निकालना सीखना है। किसी को ऐतराज? कोई पूछेगा विलियन में टूट करके यह कितने आयन देंगे, तो कहिएगा सो सिंपल, जब ही इसको पानी में डालेंगे विलियन बनाएंगे तो देखो टूटेगा। बाहुबली का तलवार चलाना सिखाए हैं, खचाक 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 खचाक। बताओ इधर वाला पार्ट क्या होगा, पहले हमेशा पॉजिटिव, दूसरे साइड निगेटिव। ये पॉजिटिव पार्ट तो ये वाला निगेटिव पार्ट तोड़ सकते हो। अब आओ इसको कैसे तोड़ते हैं, देखो यहाँ ज्यों का त्यों उतार दो। Cu है, यहाँ NH3 का क्या लिखे, होल 4 है, स्क्वायर ब्रैकेट देना है, दे दो। AQ लिख दो, मतलब पानी में टूट रहा है। और यहाँ SO4 है, SO4 दे दो, ठीक है, ये भी एक्वस फॉर्म में टूट रहा है, मैंने जल में टूट रहा है। अब बताओ किसी एक पर तो चार्ज आपको याद होना चाहिए। सल्फेट आयन के नाम पढ़े हैं आप, सल्फेट पर कितना चार्ज होता है, -2। तो यहाँ लगा देते हैं जी -2, तो इस पर -2 है तो कंफर्म हो गया कि इस पर +2 होगा। कोई पूछे कि बताओ टोटल आयंस की संख्या ये टूट करके कितना देगा, तो एक ही टोटल ब्रैकेट वाला एक ही आयन है, या इसी को कम्प्लेक्स आयन बोलते हैं। इसकी संख्या 1 हुई और इसकी संख्या बेटा जी कितना हो गया हमारा, बताओ। SO4 का संख्या भी 1 होता है, ये नहीं गिन लेना है 4 1 5, ये सल्फेट एक ही चीज होता है, एक यूनिट की तरह बिहेव करता है 2, तो आयंस की संख्या हमारा क्या हो गया 2। किसी को ऐतराज? तो ऐसे कम्प्लेक्स कंपाउंड चाहे तो टूट सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा ये ब्रैकेट वाला कभी भी नहीं टूटता है, ठीक है, ब्रैकेट वाला पार्ट कभी नहीं टूटता है। तो इतना बात आप अपने जहन में रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं कि सेंट्रल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट को कैसे निकाला जाता है। स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। रूल नंबर 10 हम लोग अब देखेंगे। कह रहा है कि जटिल यौगिकों में लिगेंड का ऑक्सीडेशन स्टेट उस पर उपस्थित चार्ज के बराबर होता है। जो आयन सेंट्रल एटम से जुड़े होते हैं उसी को तो हम लोग लिगेंड कहते हैं। उस पर जितना चार्ज होगा वही उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट मान लिया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, कुछ हम लिगेंड लिख रहे हैं, कुछ आयन तो आप पढ़ चुके हैं, जैसे सायानाइड आयन दिया हो, ठीक है, इसको सायानाइड आयन कहते हैं। कोई पूछे कि बताओ इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, कहेगा इस पर एक निगेटिव चार्ज है तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट -1 मानेंगे। कोई पूछे इस टोटल CN का ऑक्सीडेशन स्टेट कहाँ मानेंगे, कम्प्लेक्स कंपाउंड में कितना, -1 मानेंगे। कोई पूछे SCN, सब पढ़ा चुके हैं, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना मानेंगे बेटा, -1 मानेंगे। किसी को ऐतराज है? SCN का नाम आपको बताए हैं, थायोसाइनेट होता है। क्या होता है? थायोसाइनेट होता है। NCS का नाम, NCS माइनस दे दे, इसका नाम आइसोथायोसाइनेट होता है। कितना चार्ज है, -1, तो -1 देंगे। देखो बेटा NO2 को कहते हैं हम लोग नाइट्राइट आयन, इतना तो सबको पता है, नाइट्राइट आयन कहते हैं, नाइट्राइट आयन कहते हैं। इस पर कितना चार्ज है, -1, तो ये कहीं भी NO2 दिखाई दे, इस टोटल का ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोग -1 मानेंगे। इसी प्रकार आपको दे दे NO3 माइनस, इसको कहते हैं हम लोग नाइट्रेट आयन, सब पढ़ा चुके हैं। नाइट्रेट आयन दे दे, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना मानेंगे, -1 मानेंगे। किसी को ऐतराज है? चलो 2-4 और बता दे, पुनः रिपीट हो जाए। छोटू यहाँ देखो, SO4 -2 दे दे तो इसका नाम क्या होगा, सल्फेट आयन। इस पर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, -2 होगा। इसी प्रकार दे दे आपको SO3 दे दे, -2 दे दे, इसको कहते हैं सल्फाइट आयन, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, -2 देगा। S2O3 दे दे, S2O3 -2, इसको थायोसल्फेट कहते हैं, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होगा। इसी प्रकार CO3 -2 दे दे, कहना कि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, -2 होगा। इसको पढ़े थे ऑक्सलेट आयन, देखो तो ऑक्सलेट आयन,
ऑक्सलेट आयन पढ़े थे COOO माइनस, या इसी को क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं C2O4 माइनस 2, इसी को शॉर्ट फॉर्म में हम लोग OX माइनस 2 लिखते हैं, OX माइनस 2, इसको कहते हैं OXA LAT ऑक्सलेट आयन, ऑक्सलेट आयन इसलिए OX माइनस 2 से डिनोट करते हैं। बता इस पर कितना चार्ज दिखाई जा रहा है -2, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या मानेंगे -2 मानेंगे। ऐसे आयन जो जटिल यौगिकों में सेंट्रल एटम से जुड़े होते हैं, ये चूंकि इस पर ऋणात्मक चार्ज होता है इसलिए इन्हें हम लोग क्या कहते हैं, निगेटिव लिगेंड के नाम से जानते हैं। कोई पूछे यह क्या है, जब यह जटिल यौगिकों का निर्माण करें तो इसको हम लोग बोलेंगे बेटा निगेटिव लिगेंड्स, निगेटिव लिगेंड्स मानते हैं। तो ये चार्ज सब आपको याद भी होना चाहिए। इसका स्क्रीनशॉट लो, 2-4 और बता देते हैं, ठीक है। अब ये सब याद होने, पिछले लेक्चर में भी हम सब चार्ज बताए थे कि किस पर कितना चार्ज होता है, नहीं याद होगा तो बड़ा दिक्कत है। कोई पूछे ये कैसा लिगेंड होगा, बोलना कि यह ऋणात्मक लिगेंड होगा। इस पर कितना चार्ज है, बोलना कि निगेटिव चार्ज है, निगेटिव चार्ज है। किसी को दिक्कत इतना में, चलो 2-4 और देख लो बेटा जी, ठीक है। 12 में चलेंगे तो पूरा डिटेल देखेंगे। इसको GLY है, ग्लाइसिनेट आयन कहते हैं, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होगा। DMG होता है, इस पर -1 चार्ज होता है। याद रखना है कि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोग कितना मानेंगे, -1 मानेंगे। ClO3 का नाम सुने हो, ClO3- इसको कहते हैं क्लोरेट, क्लोरेट आयन, क्या कहते हैं बेटा, क्लोरेट आयन। इस पर कितना चार्ज है, -1 है, तो लिख सकते हैं कि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, -1 होगी। कोई पूछे कैसा लिगेंड है, बोलना कि यह याद रखिएगा कैसा लिगेंड है, तो निगेटिव लिगेंड है, निगेटिव लिगेंड है, निगेटिव लिगेंड है। स्क्रीनशॉट लो, आगे की ओर बढ़ते हैं। चलो 1-2 और देख लो। H- आ जाए तो इसको कहते हैं हाइड्राइड आयन, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होगा। किसी को दिक्कत है, देखो NH2 आ जाए, इसको -1 चार्ज हो, इसको कहते हैं एमाइड आयन। क्या कहते हैं बेटा, एमाइड आयन लिख देते हैं। इसका कितना चार्ज होगा, -1 होगा। NH-2 हो जाता है, NH-2 होता है, याद रखिएगा। NH-2 इसको कहते हैं इमाइड आयन। क्या बोलते हैं बेटा, इमाइड आयन बोलते हैं। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होता है। तो जो भी आयन हो उस पर जितना चार्ज हो वही उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। अब OH- हो, हाइड्रोक्साइड आयन हो, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या मानेंगे, -1 मानेंगे। ऑक्साइड आयन दे दे कितना मानेंगे, -2। इस तरह से आप ऑक्सीडेशन स्टेट मान सकते हैं। मैंने किसी भी आयन पर जितना चार्ज होगा वही उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। और ऐसे आयन पर देख रहे हैं कि निगेटिव चार्ज है तो इसको हम लोग कहेंगे निगेटिव लिगेंड। कब कहेंगे लिगेंड, जब यह कॉम्प्लेक्स साल्ट का निर्माण करे, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का निर्माण करे। स्क्रीनशॉट लें। चलिए अब हम लोग कुछ और देख लेते हैं। उदासीन आयन, कुछ ऐसे अणु होते हैं जो जटिल यौगिकों के निर्माण करने में भाग लेते हैं। किसके रूप में, लिगेंड के रूप में। कौन कौन होते हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि ऋणात्मक लिगेंड, निगेटिव लिगेंड इतना ही है, बहुत सारा होता है। EDTA होता है आयन, तो इसकी चर्चा हम लोग सब 12 में करेंगे। अब कुछ हम लोग लिगेंड यहां ले रहे हैं, देखिएगा। इसको कहते हैं बेटा जी जल, H2O। ध्यान दीजिएगा, यह कोई पूछे क्या है, लिगेंड्स है। क्या है, लिगेंड्स है। H2O यह उदासीन अणु है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता, इसलिए इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा 0 मानेंगे। NH3 इसको अमोनिया कहते हैं, ठीक है। या यदि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में लिगेंड का काम करे तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 मानेंगे। इसी का पड़ोसी है PH3 जिसको फॉस्फीन कहते हैं, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 मानेंगे। कार्बन मोनोऑक्साइड है जिसको कार्बोनिल भी कहते हैं, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 मानेंगे, ठीक है। CS आ जाए, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 मानेंगे। कोई पूछे कि यह कैसा लिगेंड है, बोलना कि सर यह न्यूट्रल लिगेंड है। सर कैसा लिगेंड है, तो यह न्यूट्रल लिगेंड से इस पर कोई चार्ज नहीं होता, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा क्या मानेंगे, 0 मानेंगे। इसको EN कहते हैं, इथेन 1,2 डाईएमीन कहते हैं इसको। इथेन 1,2 डाईएमीन के नाम से भी हम लोग जानते हैं। अब ऑर्गेनिक पढ़ेंगे तो सब आ जाएगा। इसकी भी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या मानेंगे, 0 मानेंगे, याद रखिएगा। इसको कहते हैं CH3NH2, मिथाइल एमीन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, मिथाइल एमीन आ जाए, इथाइल एमीन आ जाए, कोई एमीन आ जाए, याद, कोई हाइड्रोकार्बन आ जाए, याद रखिएगा, ठीक है। सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 मानेंगे, इस पर कोई चार्ज नहीं होता, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोग क्या मानेंगे, 0 मानेंगे। इसको नोट कीजिए। 1-2 और बता रहे हैं।
ये जल है लेकिन लिगेंड के तौर पे इस्तेमाल होता है, तो जटिल यौगिकों में इसका नाम एक्वा लिखते हैं। तो ये सब अभी जानने की जरूरत है। याद रखना कि जल का ऑक्सीडेशन स्टेट 0, अमोनिया का 0, फॉस्फीन का 0, CO का कार्बन मोनोऑक्साइड का 0, जिसको हम लोग जटिल यौगिकों में लिगेंड के तौर पे आता है तो इसको कार्बोनिल कहते हैं। CX को कहते हैं हम लोग थायोकार्बोनिल। क्या कहते हैं बेटा? थायोकार्बोनिल कहते हैं, याद रखिएगा। तो इसका भी 0 होगा, ठीक है। EN इथेन 1,2 डाइएमीन बार बार दिखाई देगा, इसका 0 होगा। मिथाइल एमीन का 0 होगा, इथाइल एमीन का 0 होगा। इस सबको क्या बोलेंगे? न्यूट्रल लिगेंड। अब ध्यान दीजिएगा, 2-3 और बता रहे हैं। वैसे तो इसकी संख्या बहुत ज्यादा नहीं है, याद रख जाना है, एक चार्ट बना लेना है कि किसका 0 होगा, किसका -1 होगा, ठीक है। यहां ध्यान दीजिएगा। अब देखिए, इसको NO कहते हैं, बार बार आता है। इसी को हम लोग नाइट्रिक ऑक्साइड पढ़े, इसको नाइट्रोसिल के नाम से जानते हैं। कब? जब लिगेंड का काम करता है। इसका भी 0 हो जाएगा। PY को कहते हैं पायरिडीन, याद क्या? पायरिडीन, इसका फॉर्मूला यही यूज करते हैं, C5H5N, C5H5N। पायरिडीन एक बेस है, याद रखिएगा। इसकी भी हम लोग क्या मानते हैं? ऑक्सीडेशन स्टेट 0। कहां? जब जटिल यौगिकों का निर्माण करें तब, ठीक है। याद रखिएगा, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है किसी को। और भी हो सकते हैं, इसको हम लोग उदासीन लिगेंड के कैटेगरी में रखते हैं। अब आ रहे हैं कि क्या धनात्मक लिगेंड भी होते हैं? कहेगा हाँ सर, धनात्मक लिगेंड भी होते हैं, लेकिन इसका प्रयोग जटिल यौगिकों में बड़ा कम होता है। तो कौन कौन है? 2-3 धनात्मक लिगेंड का नाम याद रखिएगा। वैसे जटिल यौगिकों के निर्माण के फॉर्मेशन में बहुत कम भाग लेते हैं। एक को कहते हैं NO+, याद रखिए। इसको कहते हैं नाइट्रोसोनियम आयन, नाइट्रोसोनियम आयन कहते हैं इसको, नाइट्रोसोनियम आयन कहते हैं। जब NO आ जाए और NO+ आ जाता है सवाल में, तब यही कंफ्यूजन होती है कि NO को 0 माने कि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, याद रखिएगा, +1 माने। तो मात्र 1 से 2 ही कंपाउंड है जिसमें NO+ के रूप में आता है, उसको हम रटवा देंगे ताकि आपके जहन में बैठा रहे। वो बार बार IIT JEE में पूछे जाते हैं। एक है बेटा NH2 NH3+, इसको कहते हैं हाइड्राजीनियम आयन। क्या कहते हैं इसको? हाइड्राजीनियम आयन कहते हैं, हाइड्राजीनियम आयन कहते हैं। जनरली ये सब भाग नहीं लेते हैं, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 मानेंगे। NO2+, ये भी जनरली प्लस के फॉर्म में बहुत कम, रेयरली कंपाउंड का निर्माण करता है। इसको कहते हैं नाइट्रोनियम आयन कह सकते हैं। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 मानेंगे। इसी प्रकार NH4+ आ सकता है, इसको पढ़ के आए हो, अमोनियम आयन, AMMONIUM, अमोनियम आयन कह सकते हैं। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? +1 होगा। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? पॉजिटिव लिगेंड बोलेंगे, पॉजिटिव लिगेंड्स बोलेंगे। किसी को ऐतराज? तो ये लिगेंड्स पर जो चार्ज होगा वही उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, याद रखिएगा। अब हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना सीखेंगे। किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में सेंट्रल एटम का निकालते कैसे हैं, आपके सामने सवाल की श्रृंखला शुरू होगी, देखते चलिएगा। कह रहा है सवाल कि फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम। अब सेंट्रल एटम तुमको कोई पूछे कि कौन होगा, इसमें बोलना Fe है सेंट्रल एटम, यहाँ Fe है, यहाँ Pt है, यहाँ कोबाल्ट है, यहाँ निकेल है, यहाँ टाइटेनियम है, यहाँ क्रोमियम, यही तो सेंट्रल एटम। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट आपको निकालना है। चलिए 1 बाय 1 हम आपको सिखा रहे हैं कि कैसे हम इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। ध्यान दीजिएगा, K4FeCN6 का पहले हम आपको निकाल के दिखा रहे हैं। यहाँ ध्यान दीजिएगा, पहला क्वेश्चन कह रहा है K4FeCN का होल 6। इसका एक कॉमन नेम है, अभी आपको नाम नहीं जानना है, इसका नाम एक कॉमन नेम ध्यान में रखना है, पोटेशियम फेरोसायानाइड होता है, पोटेशियम फेरोसायानाइड, ठीक है। अब कह रहा है कि इसमें निकालिए, तो देखिए निकालने का तरीका क्या। आप देखिएगा यहाँ 4K है, तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि 4K, जिसका निकालना है उसको छोड़ दो, +Fe + 6CN = 0। इस पर जब कोई चार्ज नहीं है तो सबका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 के बराबर हो जाएगा। अब बताओ, यहाँ पोटेशियम ग्रुप 1 का तत्व है तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितना मानेगा? +1। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 4 एकम +4, Fe का निकालना है तो छोड़ दो 6। साइनाइड आयन पर कितना चार्ज होता है? ऋणात्मक लिगेंड है, -1 = 0। अब बताओ क्या हो जाएगा? +4 अब +Fe -6 का -6 = 0। अब बताओ
-6 में से 4 गया, क्या बचा -2, तो लिख सकते हैं Fe -2 इज इक्वल टू 0, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा बेटा Fe इज इक्वल टू +2। यहाँ लोहा की ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आया, +2 आया। किसी को ऐतराज, किसी को समस्या, और बता रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा कैसे हम बता रहे हैं, चलते चलिए। इसका भी स्क्रीनशॉट ले आगे की ओर बढ़ रहे हैं। इसका नाम भी याद रखना, पोटेशियम फेरोसायानाइड। दूसरा सवाल देखिएगा, इसी का भाई है, कई बार ये इंटर के परीक्षा में पूछा गया है सर 12 बोर्ड में। K3 कह रहा है कि FeCN का होल 6, इसका कॉमन नेम याद रखिएगा, इसी को कहते हैं पोटेशियम फेरीसाइनाइड, FeRRI फेरीसायानाइड, पोटेशियम फेरीसायानाइड है। नाम नहीं जानना है, 12 में इसका आयु पैक नेम सीखना है कि इसका IUPAC नेम कैसे लिखा जाता है, हमेशा बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालना पूछता है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना पूछता है कि जटिल यौगिक किस टाइप का है, होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स है कि हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। इसका हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकाला जाता है, या रंगीन होगा कि रंगीन होगा, या पैरामैग्नेटिक होगा कि डायामैग्नेटिक होगा, इस सबकी चर्चा 12 में करना। भी जानना है कि यह कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है और इसमें सेंट्रल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट को फाइंड आउट करना है आपको। अब बताइए हम कैसे निकालें इसको, क्या इसको लिख दे 3K प्लस Fe प्लस क्या लिख सकते हैं 6Cn इज इक्वल टू 0। अब उस लिगेंड पे आपको चार्ज याद होना चाहिए, यहाँ क्या लिख दें +3 लिख दें, 3 एकम +3 Fe, इसको क्या लिख दें 6 एकम -6 लिख दें, क्या 6 एकम -6 लिख दें, या प्लस लिख दो 6 इंटू -1 इज इक्वल टू 0। बड़ा ही कमजोर हो तुम, यहाँ +3 प्लस Fe, यहाँ 6 एकम -6 इज इक्वल टू 0। क्या आप लिख सकते हैं, या Fe -6 में से 3 गया, -3 इज इक्वल टू 0, इसलिए Fe इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं +3। बोलो किसी को ऐतराज। अब एक स्टेप छोड़ के हम बताएंगे आपको कि जल्दी से ओरली निकालना सीख लो तुम। इसका स्क्रीनशॉट लो तुम, आगे की ओर बढ़ते हैं। ले लिया स्क्रीनशॉट, चलो इसको मिटा रहे हैं बेटा, यहां ध्यान दो कैसे निकालेंगे, देखते चलिएगा, फिर आपको हम बनाने के लिए भी सवाल देंगे। दूसरा सवाल कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, दूसरा सवाल कह रहा है, अब देखो ओरली कैसे निकालेंगे इसका। NH3 पर 4 जीरो होता है, तो 2 0 0 और 2 एकम -2 इधर जाएगा तो +2 प्लेटिनम का ओरली निकाल सकते हो। अब बताओ इसका कैसे निकाल। EN का भी पढ़े हो, इथेन 1 का इस पर 0 चार्ज होता है, तो 2 0 0 और क्लोरीन पर -1 चार्ज होता है, तो 2 एकम -2 इधर एक -1 -2 और -1 -3 इधर जाएगा तो +3। इसका निकालो 6 0 0 +3 ऐसा ही आ जाएगा। साइनाइड पर -1 4 एकम -4 को इधर बचेगा +4 में से 2 निकल गया, निकल का +2। इसका निकालो NO2 पर -1 चार्ज होता है, Cl पर -1 चार्ज होता है, तो -1 -2 -3 इसका 0 -3 इधर जाएगा तो +3 आ जाएगा। ओरली निकाल सकते हो, देखो निकाल के दिखा रहे हैं। अब इसी का कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 4 का ही हल सॉल्यूशन हम बता रहे हैं। क्या बेटा हम इसको ऐसे लिख दें क्या 4 नंबर वाले को कि कोबाल्ट प्लस 2Cl प्लस क्या लिखेंगे NO2 प्लस क्या लिख सकते हैं 3NH3 है भाई, 3NH3 सबका जोड़ क्या होगा 0 के बराबर होगा, ठीक है। अब बताओ इसको क्या हम लिख सकते हैं कि कोबाल्ट लिख सकते हैं कि नहीं। क्लोरीन पर कितना चार्ज होता है तुम बताओ, 2 इंटू -1 होता है। NO2 पर कितना चार्ज होता है -1, इसको हम लोग क्या बोलते हैं नाइट्राइट आयन। और अभी पढ़े हो अमोनिया आ जाए, PH3 आ जाए, जल आ जाए, सबका 0 होगा, तो 3 इंटू 0 इज इक्वल टू 0। अब बताओ -2 एकम -2 एक -3 CO -3 इज इक्वल टू 0, इसलिए क्या लिख सकते हैं कोबाल्ट इज इक्वल टू +3। आ गया कि नहीं बोलो, ओरली निकाल सकते हो। एक और बता रहे हैं यहाँ ध्यान देना, कोई पूछे कि इसका निकालो तुम Cr का, तो यहां क्या लिख सकते हैं Cr। देखो कैसे डायरेक्ट हम लिखेंगे, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको बताए हैं, मिटाएं इसको। देखो कैसे हम इसका निकाल रहे हैं, इसको ध्यान से रखना। Cr का निकालना है, बताओ क्या Cr लिख दें। अब बताओ इसे 2Cl है तो डायरेक्ट लिखना 2 इंटू -1 प्लस En है तो 2 इंटू इस पर चार्ज होता है 0 तो 0, ठीक है। अब फिर क्या लिखेंगे Cl 1 है तो इसका होता है -1 इज इक्वल टू 0। एक स्टेप छोड़ के
ओरली निकालना है 2Cl तो 2 इंटू -1, चूंकि एक क्लोरीन पर कितना चार्ज होता है, एक क्लोराइड आयन पर -1 होता है, आपको पढ़ा चुके हैं। क्लोरीन हो, ब्रोमीन हो, आयोडीन हो, फ्लोरीन हो, सब पर -1 चार्ज, इसको हाइलाइड आयन कहते हैं। कहीं भी रहे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -1 मानेंगे जटिल यौगिकों में। अब बताओ यहां लिख सकते हैं, अब बताओ तो Cr है 2 एकम -2, आइए तो 0 हो जाएगा, -2 1 -3 इज इक्वल टू 0, इसलिए Cr इज इक्वल टू क्या हो जाएगा +3। अरे बोलो Cr का कितना आया, +3 आ जाएगा। कहीं दिक्कत किसी को? चलो एक और देख लेते हैं, इसी को कहते हैं सिस प्लाटिन। क्या कहते हैं? सिस प्लाटिन। स्क्रीनशॉट लो, इसको भी मिटा रहे हैं। जितनी भी सवाल है पहले हम बताएंगे आपको, ठीक है। अब देखो कह रहा है कि इसका निकालो, 3 नंबर वाले को देखेंगे हम लोग। क्या पूछ रहा है कि PT NH3 का होल टू Cl2 पूछ रहा है। इसको याद रखना, इसी को सिस प्लाटिन कहते हैं, इसका कॉमन नेम याद रखना है। कुछ कंपाउंड का सिस प्लाटिन, आप इसका प्रयोग कहाँ करते हैं? कैंसर के इलाज में, कैंसर के इलाज में इसका प्रयोग किया जाता है। आपको बताए होंगे जब 11th की हम बेसिक शुरू किए थे, इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री, वहां कि सिस प्लाटिन टैक्सोल का प्रयोग कैंसर के ट्रीटमेंट में किया जाता है। इसी का प्रयोग कैंसर की मेडिसिन बनाने में किया जाता है, कैंसर ट्यूमर के इलाज में इसका प्रयोग किया जाता है। अब देखिए कैसे निकालेंगे। देखो तो यहाँ बेटा प्लेटिनम का निकालना है, ज्यों का त्यों छोड़ दो। बताओ NH3 है, NH3 पर कितना चार्ज होता है? 0। क्लोराइड पर कितना होता है? -1। तो बताओ यहाँ 2 इंटू 0 लिख दें, प्लस यहाँ लिख दें, क्लोरीन की संख्या 2 है तो 2, इस पर -1 चार्ज होता है, इज इक्वल टू 0 लिख दें। अब बताओ ना PT -2 इज इक्वल टू 0, इसलिए PT बराबर क्या आ जाएगा बेटा? बता, PT बराबर +2 आ गया कि नहीं? हमेशा जनरली 99% स्थितियों में हमेशा धातु की ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस में ही आएगा, कुछ रेयरली कंपाउंडों को छोड़ दिया जाए तो। किसी को दिक्कत? एक लड़का बोला पॉजिटिव निगेटिव का हो जाए, चलो निगेटिव पॉजिटिव का भी करके दिखा रहे हैं, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया, आगे की ओर बढ़े। सिस प्लाटिन याद रखिएगा, इसको कहते हैं सिस प्लाटिन कहते हैं। इसको भी मिटा रहे हैं इस कंपाउंड को। अब इस दोनों को देख लो, अब इसी को निकाल रहे हैं हम। देखो तो क्या इसको लिख दे, टाइटेनियम +6, और जल का कितना होता है? 0। जल का कितना? 0 इज इक्वल टू क्या मानेंगे? 0 मान लें। कहिएगा सर नहीं हो सकता है 0, जिस पर किसी भी आयन पर जो चार्ज होती है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कुल के योग के बराबर होती है। तो यहाँ टाइटेनियम +6 0 की ऑक्सीडेशन स्टेट कितना के बराबर होगा? +3 के बराबर होगा। या टाइटेनियम अब प्लस कौन सी 0 इज इक्वल टू +3, या टाइटेनियम इज इक्वल टू ऑटोमेटिक आ गया +3। बोलो किसी को दिक्कत है, किसी को समस्या, किसी को प्रॉब्लम? चलो एक निगेटिव वाले को भी देख लो, एक निगेटिव वाले को देख लो कि बाबा को छोड़ो नहीं, बाबा को छोड़ने की जरूरत नहीं है। स्क्रीनशॉट ले लो इसका भी, इसको मिटा दें। चलो इसको देखो, कुछ ऑब्जेक्टिव कराएंगे जो बड़ा ही महत्वपूर्ण है। अब कह रहा कि इसका निकालो, कैसे निकालेंगे? बोलो कैसे निकालोगे तुम? कहोगे Na+4Cn, साइनाइड पर कितना चार्ज होता है? -1 होता है। बोलो होता है, तो यहाँ लिख देते हैं -1 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? -2। जितना चार्ज उसके बराबर, कोई इस पर चार्ज नहीं हो तो 0 के बराबर। अब बताओ तो क्या लिखेंगे? Ni-4 इज इक्वल टू -2, इसलिए Ni बराबर क्या हो सकता है? -4 इधर जाएगा तो +4, +4 में से 2 गया, +2 आ गया आंसर। या निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हुआ? +2 होगा। किसी को दिक्कत है, कहीं परेशानी है कहीं? ओरली तुम निकाल सकते हो बेटा, ओरली बता सकते हो तुम। किसी को दिक्कत? अब बताओ इसको ओरली बताओ तो क्या होगा? कमेंट बॉक्स में जवाब दो। इसका ओरली निकालना है, Cr दे दे, यहाँ H2O का दे दे, H2O का 2, और यहाँ दे दे हमारा Cl2, और यहाँ दे दे बेटा हमारा, मान लिया जाए यहां दे दे NO2 का होल 2, NO2 का होल 2। कहे कि बताओ उसमें क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। देखो ओरली कैसे निकालेंगे, इस पर कोई चार्ज नहीं, यहाँ तो चार्ज 0, यहाँ -1, यहाँ इसका -1। क्लियर है? अब बताओ कोई पूछे कि क्या होगा, तो इसका 2 0 0, इसका 2 एकम -2, इसका 2 एकम -2, तो -2 -4 इधर चला गया, तो क्रोमियम का +4 निकल गया। किसी को दिक्कत? आप ऐसे निकाल सकते हो। मान लिया जाए कि कोई कंपाउंड आपको ऐसे दे दे, कहे कि बताओ Mn दे दे, और कहे कि H2O का होल 6 कह दे, और कहे कि +3। बताओ इसकी Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो। कैसे निकालोगे? यहाँ जल का तो 0 होता है,
है 600, तो ऐसे ही दिखाई दे रहा है कि mn का क्या होगा +3। इस तरह से तुम निकाल सकते हो। आगे की ओर बढ़े क्या? देखो तुम्हारे सामने कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, ये बिहार बोर्ड में 4-5 बार पूछा जा चुका है कि NiCO के होल 4 में निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए। तो देखो तो निकाल भी सकते हो NiCO का होल 4। ओरली बताओ आंसर क्या होगा, कमेंट बॉक्स में टाइप करो आंसर की क्या होगा। बताओ CO कार्बन मोनोऑक्साइड, इस पर कोई चार्ज नहीं होता है तो 400 निकल का ऐसे ही 0 आ रहा है। निकालना है तो निकाल के भी चेक कर सकते हो। देखो Ni + 4CO = 0 या Ni + 4 इसका 0 = 0 या Ni + 0 = 0 या Ni = क्या होगा 0। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या निकल गया हमारा 0। तो याद रखिएगा इसका आंसर सी। बहुत लोगों का सही आ रहा है। 1-2 बार लिगेंड का नाम याद रख लीजिएगा, उसके बाद फिर बनाने में मजा ही आ जाएगा आपको। एक और सवाल आपके सामने आ रहा है, बहुत ही महत्वपूर्ण कंपाउंड है, याद रखिएगा। इसी को ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स कहते हैं। देखिए इसी कंपाउंड को याद रखना है, कई बार जेई में भी ये पूछा गया है। ठीक है, इस कंपाउंड को कहते हैं हम लोग ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स। FeH2O का होल 5 और यहां दिया है NO और ब्रैकेट के बाहर दिया SO4। इस कंपाउंड को कहते हैं ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स, भूरा वलय यौगिक, ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स। ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स कहते हैं, ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स के नाम से हम लोग इसको जानते हैं, भूरा वलय यौगिक। याद रखिएगा यहाँ NO का बहुत लोग 0 मान लेंगे, चूंकि NO का तो अभी पढ़े हैं 0 होता है, CO का 0 होता है, NH3 का 0 होता है, PH3 का 0 होता है, या लिगेंड का। तो याद रखिएगा 2 ही कंपाउंड है, एक नाम है सोडियम नाइट्रोप्रूसाइड और एक है ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स। इसमें NO के रूप में आता है। यही याद रखना है कि यहाँ जो NO है NO प्लस याद रखिएगा, ऐसे ही याद रखिएगा इसको। इसमें NO+ लिगेंड पाया जाता है, NO+ LIGND लिगेंड पाया जाता है। बस यही बात याद रखना है, नहीं तो गलत हो जाएगा, पाया जाता है। यदि इसको हम 0 मान लेना तो 500, इसका भी 0, सल्फेट का -2 इधर भेज देंगे तो +2 हो जाएगा। तो बहुत लोग आंसर क्या लगा देंगे +2, याद रखिएगा। अब इसका करेक्ट आंसर क्या होगा देखिए, Fe का निकालना है तो Fe प्लस इसका लिख देंगे 5 और जल का पर चार्ज होता है 0 तो लिख देंगे 5 0 और NO प्लस के फॉर्म में है, याद रखिएगा प्लस के फॉर्म में है तो यहाँ हो जाएगा +1, याद रखिएगा। बहुत लोग 0 मान लेते हैं। अब प्लस सल्फेट पर कितना चार्ज होता है -2 तो -2 = 0। किसी को दिक्कत है? अब बताओ तो Fe 500 -2 में से 1 निकल गया, क्या बचा -1 = 0। इसलिए Fe बराबर क्या आता है बेटा, याद रखिएगा +1। यहाँ लोहा की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होता है। बहुत लोग +2 मार लेंगे, आंसर हमारा डी हो रहा है। यदि इसको 0 मान लीजिएगा तो 500, इसका 0 और SO4 पर -2 तो -2 को इधर भेज देंगे तो +2। बहुत लोग उत्तर +2 लिख सकते हैं, इसलिए सवाल कई बार पूछा जाता है। तो याद रखिएगा कि भूरा वलय यौगिक ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स में जो लिगेंड NO आता है वह NO+ के फॉर्म में आता है। धनात्मक लिगेंड बहुत ही कम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं और 2 ही यौगिक है जिसमें NO+ के रूप में आता है। एक है ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स और एक है सोडियम नाइट्रोप्रूसाइड। ये याद रखिएगा, सोडियम नाइट्रोप्रूसाइड जो होता है या ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करने का दवा बनाई जाती है, वह लाल रंग का एक ठोस पदार्थ होता है। चलिए आगे की ओर हम लोग देखते हैं। यही है सोडियम नाइट्रोप्रूसाइड कह रहा है, इसका कॉमन नेम है कि इसमें निकाल के दिखाइए हमारा Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट। Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट देखो कैसे निकालते हैं। Na2 यहाँ देखो तो Fe, यहाँ देखो तो Cn का होल 5 और यहाँ NO और होता है, याद रखिएगा। यहाँ याद कर जाना है, एक बात याद रखिएगा कि इसमें जो लिगेंड होता है LIGND लिगेंड, ठीक है, NO+ पाया जाता है, NO+ पाया जाता है। यही बात याद रखना है, नहीं तो इसको सब लोग 0 मान लेंगे। ये 2 कंपाउंड को छोड़ दिया जाए तो कहीं भी NO आए उसका 0 ही तुम मान के चलना, 0 ही होगा बिल्कुल, ठीक है। इसको दिमाग में बैठा लेना। अब देखो तो 2 सोडियम दिया है तो क्या 2Na लिख सकते हैं। Fe का निकालना है, इसको ज्यों का त्यों छोड़ दो। प्लस 5 Cn दिया है तो 5 Cn के जगह पर 5 Cn के जगह पर हम 5 साइनाइड पर -1 चार्ज होता है तो -1 लिख दें और NO पर कितना चार्ज होता है +1 चार्ज होता है = 0। डायरेक्ट पुट करो। सोडियम ग्रुप 1 का तत्व है तो 2 + 2 प्लस फिर Fe, ये क्या हो जाएगा 5 1 का -5, ये क्या हो जाएगा +1 = 0। अब बताओ -5 में से 3 निकल गया तो क्या बचा बेटा Fe
3 निकल गया, Fe इज इक्वल टू Fe माइनस 2 इज इक्वल टू 0, इसलिए Fe बराबर क्या आ जाएगा बेटा, Fe इज इक्वल टू +2 आ गया। इस तरह से यहाँ लोहा की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 आ रहा है। यदि इसको 0 मान लोगे तो क्या हो जाएगा, 5 एकम -5, -5 में से 2 निकल गया -3। बहुत लोग का उत्तर +3 आ रहा था जो कि गलत है। तो सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड में NO किसके फॉर्म में पाया जाता है, NO+ के रूप में पाया जाता है। ठीक है, अब आइए बहुत ही महत्वपूर्ण कंपाउंड पूछ रहा है, Fe4 FeCN का होल 6 का होल 3 दे दिया है। यह प्रूसियन ब्लू है, यह ब्लू कलर का पिगमेंट होता है, याद रखिएगा। सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड क्या है, याद रखिएगा, यह एक प्रकार की औषधि है जिसका प्रयोग ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करने के लिए किया जाता है। ऑपरेशन थिएटर में भी इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यदि ब्लीडिंग होता है तो इसकी इंजेक्शन लगाई जाती है जिससे खून की बहना कम हो जाता है, याद रखिएगा। हार्ट अटैक में भी इस दवा का प्रयोग किया जाता है। तो सब इसका यूजेज हम लोग 12 में पढ़ेंगे। अब देखिए इसको कैसे निकालेंगे, लफड़ा कर दिया, कह रहा है कि दोनों Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालेंगे, आसानी से समझिए, कई बार बिहार बोर्ड में भी पूछे गए हैं। इसको पहले तोड़ रहे हैं हम, देखो तो Fe4 दिया है, Fe4 दिया है, और यहाँ देख रहे हैं FeCN का होल 6 दिया है, और ये दिया है होल 3। इसको तोड़ रहे हैं पानी में, पहले देखो कैसे टूटेगा। सबसे पहले बताओ, ये लोहा की वैलेंसी यहां दिखाई दे रहे हैं 3, ये तो कंफर्म हो गया कि इस लोहा पर +3 चार्ज होगा। तो देखो तो इस लोहा को हम लिख सकते हैं Fe 4 है, इस पर कितना चार्ज हो जाएगा, +3, कंफर्म है। अब बताओ तो इधर वाले पार्ट को क्या हो जाएगा बेटा जी, इधर वाला पार्ट क्या हो जाएगा हमारा, देखो तो FeCN का होल 6, ये कितना है, इसकी संख्या 3 है, तो इधर 3 लिख दें क्या, AQ फॉर्म में लिख देते। अब बताओ इस पर 4 12 चार्ज हो रहा है, तो यहां क्या रख दें कि 12 हो जाए, 3 है तो 3 चौका 12 +4 चार्ज हो गया। फिर से समझो कि कैसे तोड़ रहे हैं। देखो यहां लोहा की, इस लोहा की ऑक्सीडेशन स्टेट वैलेंसी यहां 3 दिखाई दे रही है, और जब वैलेंसी चार्ज के साथ आ जाता है तो उसी को कहते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। तो यहां तो 4 गो लोहा है कि नहीं बोलो, तो यहां 4 Fe कर दे क्या, इस पर कितनी इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है, +3 कर देते हैं। यह पानी में टूट गया। अब देखो ये टूट गया तो इधर वाला पार्ट अब क्या, ये पॉजिटिव हो गया तो ये निगेटिव होगा। यह कितना है भाई, देखो तो FeCN का होल 6, इसकी संख्या कुल कितनी हो रही है, 3 हो रही है, 3 लिख दे। यहां 4 12 चार्ज हो रहा है, तो ये 3 है, यहां कितना चार्ज रखते हैं, -4 रख दें, तो यह हमारा सही हो गया। 4 12 -12 चार्ज, 4 12 +12 चार्ज, ऐसे टूट गया। तो अब इस लोहा का तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकल गया कि +3 है, तो कंफर्म है कि +3, ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा, इसी दोनों में कोई होना चाहिए, इसी दोनों में कोई होना चाहिए। अब प्रश्न उठता है कि अभी अंदर वाले Fe का कैसे निकालेंगे। देखो अभी लोहा कितना हो रहा है, 3, तो यहां तुम 3 लोहा लिख दो। अब बताओ साइनाइड कितना हो रहा है, 6 3 18 हो रहा है, तुम 18 साइनाइड लिख दो। किसी को एतराज है क्या, प्लस के 18 साइनाइड। अब बताओ इज इक्वल टू चार्ज कितना हो रहा है, 4 3 12 -12 हो रहा है, ऐसे नहीं, 4 3 -12। 3 Fe का निकालना है, यहाँ Fe + 18 साइनाइड पर चार्ज होता है -1 इज इक्वल टू -12। यह 3 Fe बराबर क्या हो जाएगा, -18 इज इक्वल टू -12। 3 Fe बराबर क्या लिख सकते हैं बताओ, -18 इधर जाएगा तो 18 हो जाएगा, और 18 में से 12 निकल जाएगा तो 12 6 18 +6, इसलिए Fe बराबर क्या आ जाएगा बेटा, +6 डिवाइडेड बाई कितना से भाग देंगे, 3 से, 3 दूनी के 6 +2 आ गया। तो कोई पूछे कि इसलिए ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ रहा है, +3, और सेंट्रल एटम वाला Fe का क्या आ रहा है, +2 आ रहा है। कई बार पूछा गया है +2 आ रहा है, तो इसका सही उत्तर होगा +3 +2। हमारा ए आंसर सही हो रहा है, ये गलत हो गया। अब तो समझ चुके होंगे, ऐसे तोड़ना आना चाहिए। प्रूसियन ब्लू की ऑक्सीडेशन स्टेट कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसका भी स्क्रीनशॉट लें आप। आपको हम कुछ सवाल दे रहे हैं, इसका उत्तर आप घर पे अपने नोटबुक में बनाइएगा और इसका उत्तर दीजिएगा कि क्या हो रहा है। इसमें सेंट्रल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट को निकालना है। कहीं भी आपको सवाल बनाने में दिक्कत हो तो नोटबुक को पढ़ना है, पहले एक बार लिगेंड पर जितना चार्ज होता है वो आपको याद होना चाहिए, उसके बाद ऑटोमेटिक बन जाएगा। कोई पूछे कि निकाल के दिखाओ, किसका क्रोमियम का ओरली निकाल सकते हो, 5 0 0 -1 इसका -2, तो -2 1 -1 -3 को इधर भेजेंगे तो इसका +3। निकल का पूछ रहा है 4 1 -4, साइनाइड पर -1 चार्ज है, 4 1 -4, -4 में से 2 निकल गया तो -2 इधर जाएगा तो +2। ओरली निकाल सकते हो। तो इस सब का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है किसका, सेंट्रल एटम का। ये सब प्रश्न कई बार बिहार बोर्ड में पूछे
जा चुके हैं। इसके बाद हम आपको कुछ कंसेप्ट दे रहे हैं जो केमिकल बॉन्डिंग अप्रोच दे रहे हैं, जो एनसीईआरटी की सवाल बनेगी। ठीक है, कहता है कभी कभी एक ही यौगिक में सेम एलिमेंट मौजूद रहते हैं, तो कहता है कि उस सेम एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट आप अलग अलग निकाल के बताइए, कैसे निकालते हैं, इस पर चर्चा हम कर रहे हैं। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले, इसका अभ्यास करेंगे घर पे आप। तो चलिए कुछ महत्वपूर्ण नोट्स को आप समझिए। नोट नंबर 1 समझिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण नोट बताने जा रहे हैं। देखिए, इसको सिंगल बॉन्ड कहते हैं, इसको डबल बॉन्ड कहते हैं, इसको ट्रिपल बॉन्ड कहते हैं। यह 3-3 इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी से बना है, या 2-2 इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी से बना है, या 1-1 इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी से बना है। इसको कहते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ए और बी के बीच ऐसे बन जाए तो बोलना कि ए तुम अपना दोनों इलेक्ट्रॉन बी को दिए हो, यह भी एक प्रकार का कोवैलेंट बॉन्ड ही है, जिसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं। और देता है तो इसको डोनर कहते हैं, और लेता है तो इसको एक्सेप्टर के नाम से जानते हैं। यह दाता है या ग्राही है। इतना बात तो आप समझते हैं। चलिए, इतना तो सुने भी होंगे मैट्रिक में, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। अब देखो, यदि एटम समान हो, यदि एटम समान हो, याद रखिएगा, एटम क्या हो, यदि एटम सेम हो, बिल्कुल यदि एटम सेम हो, उसके बीच कोवैलेंट बॉन्ड बने, ध्यान दीजिएगा, जैसे ए के बीच सिंगल बॉन्ड बने तो कहना इसकी भी ऑक्सीडेशन स्टेट सुन, इसकी भी सुन। यदि बी हो, ठीक है, और बी हो, चाहे ए हो, और ए के बीच डबल बॉन्ड बने तो कहना इसकी भी ऑक्सीडेशन स्टेट, इसकी भी ऑक्सीडेशन स्टेट सुन होगी। यदि ए हो और ए के बीच समान एटम हो, इन दोनों के बीच में ट्रिपल बॉन्ड भी बने तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, सुन होगा। समझने के लिए, जैसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच सिंगल बॉन्ड बन जाए तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट सुन होगी, या यूं कहेंगे कि H2 की ऑक्सीडेशन स्टेट सुन होगा। इसी प्रकार हम कह दें कि बता ऑक्सीजन डबल बॉन्ड O बन जाए, ये सेम दोनों एटम है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट सुन होगा, या कहेंगे कि O2 की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, सुन होगा। इसी प्रकार नाइट्रोजन को N ट्रिपल बॉन्ड N लिख दे हैं, इसकी भी ऑक्सीडेशन स्टेट सुन होगी, इसकी भी सुन होगी, याद रखना है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि N2 की ऑक्सीडेशन स्टेट सुन होगा। इसको केमिकल बॉन्डिंग अप्रोच कहते हैं। इससे बहुत सारा सवाल क्लियर करेंगे, तो ये कंसेप्ट आपको याद होना चाहिए। दूसरा बात, यदि एटम भिन्न भिन्न हो, नोट, यदि एटम डिफरेंट हो, यदि एटम क्या हो बेटा, डिफरेंट हो, एटम क्या हो, डिफरेंट हो, तो क्या करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। एटम डिफरेंट हो तो देखना, ए और बी के बीच यदि सिंगल बॉन्ड बन जाए, और मान लिए हैं कि यहां इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, मान लेते हैं इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, जिसको विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ ए कम है बी से। मान लेते हैं कि ए की इलेक्ट्रॉन खींचने की शक्ति बी के तुलना में कम है, मान लिए हैं हम अभी। तो याद रखिएगा, इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम है तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा पॉजिटिव में आएगा, और इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी अधिक है तो इसका माइनस में आएगा। अभी बताए थे, जिसकी विद्युत ऋणात्मकता कम उसका पॉजिटिव, जिसका अधिक उसका निगेटिव। मान लिए हैं हम अभी। अब बताओ, इसके बीच सिंगल बॉन्ड हो तो इसका +1 होगा तो इसका -1 होगा। इसी प्रकार ए और बी के बीच डबल बॉन्ड बन जाए, और मान लिए हैं कि ए की विद्युत ऋणात्मकता कम है, बी की विद्युत ऋणात्मकता अधिक है, तो डबल बॉन्ड होगा तो इस पर +2 होगा, और डबल बॉन्ड इधर होगा तो इसका -2 होगा। यदि मान लिए ए और बी के बीच ट्रिपल बॉन्ड बन रहा हो, ठीक है, ए की विद्युत ऋणात्मकता, याद रखिएगा, ए की विद्युत ऋणात्मकता कम हो, मान लिए हैं बी की विद्युत ऋणात्मकता अधिक है, तो इसका क्या होगा, +3 होगा, इसका -3 होगा। ये कंसेप्ट याद रखिएगा, सवाल बनाते समय इस कंसेप्ट का हम यूज करेंगे। ठीक है, अब प्रश्न आता है कि किसकी किसकी विद्युत ऋणात्मकता कितनी कितनी होती है। कुछ महत्वपूर्ण तत्वों का हम लिख देते हैं, वैसे आप जानते भी हैं। ठीक है, कैसे हम जानेंगे कि किसकी विद्युत ऋणात्मकता अधिक होगी। हमेशा अधातुओं की विद्युत ऋणात्मकता फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऑक्सीजन, सल्फर की अधिक होती है, बाकी जितने धातु आ जाए उसकी विद्युत ऋणात्मकता कम होगी। या यूं कहेंगे, किसी भी फॉर्मूला में यदि कोई आयनिक कंपाउंड है, धातु हो, तो उसकी विद्युत ऋणात्मकता कम होगी, उसके बाद उससे जुड़ा हुआ दूसरा तत्व तो उसकी विद्युत ऋणात्मकता अधिक होगी। हमेशा फॉर्मूला में जिसकी विद्युत ऋणात्मकता कम होती है उसको पहले लिखते हैं, जिसकी विद्युत ऋणात्मकता अधिक होती है उसको बाद में लिखा जाता है। इस कंसेप्ट को नोट कीजिएगा। इस कंसेप्ट पे बहुत सारे कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को हम बनाएंगे आपको। इसका स्क्रीनशॉट ले आगे की ओर बढ़ते हैं। चलो बढ़ें, एक और कंसेप्ट को समझो नोट के माध्यम से, इसके बाद हम यहीं पे रोकेंगे।
नेक्स्ट क्लासेज में इस पर आधारित सवाल करेंगे। देखो ए और बी के बीच कोऑर्डिनेट बॉन्ड बने, इसका मतलब ए जो है अपने ये दोनों इलेक्ट्रॉन को बी को दे रहा है, इस बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं बेटा कौन बॉन्ड? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं, ये भी एक प्रकार का कोवैलेंट बॉन्ड का ही प्रकार है। यहां भी हम मान लेते हैं कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, इसको हिंदी में हम लोग विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? विद्युत ऋणात्मकता। याद रखिएगा, मान लिया इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ ए हमेशा क्या है? लेस है बी से। मान लिए हैं कि ए की विद्युत ऋणात्मकता जो अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा है इसका कम है और बी का अधिक है, याद रखिएगा। तो जिसकी विद्युत ऋणात्मकता कम होगी उसका पॉजिटिव और जिसका अधिक होगा उसका निगेटिव, ये भी ख्याल रखना है हमेशा। अब देखिए, यदि कोऑर्डिनेट बॉन्ड ए और बी बनाए, यदि मान लिया जाए कि ए की विद्युत ऋणात्मकता कम हो बी की अधिक हो, तो यह 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो इस पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होगा, यह 2 ले रहा है तो इसका -2 होगा, याद रखिएगा। इसको हम लोग कहते हैं डोनर। क्या कहते हैं? डोनर एटम कहते हैं, डोनर एटम कहते हैं। इसको हिंदी में दाता कहते हैं। मिथुन चक्रवर्ती का फिल्म दाता नहीं समझ लेना है। और इस बी को कहते हैं एक्सेप्टर, एक्सेप्टर कहते हैं। इसको हिंदी में ग्राही कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रहण करने वाला। मैंने 2 इलेक्ट्रॉन को ये ग्रहण कर लिया और 2 इलेक्ट्रॉन ये दे दिया। तो जब ही एरो मार्क ऐसे बना दिया जाए, मान लीजिए कि आरिफ सर हो, ऐसे बनाया हो संजीव सर, तो कहना आरिफ सर अपने 2 इलेक्ट्रॉन संजीव सर को दे रहे हैं, ठीक है। कोई पूछे कि यहाँ पापा जी हो, ऐसे बनाया हो मम्मी के बीच, तो बोलना मम्मी और पापा के बीच कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना है। मम्मी अपने दोनों इलेक्ट्रॉन को पापा को दे करके एक बंधन बनाई है जिसका नाम है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। किसी को दिक्कत है? एक और बात याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण बात हम बताने जा रहे हैं। इस कंसेप्ट का प्रयोग हम लोग IIT JEE नीट लेवल के सवाल और NCERT के सवाल को बनाने में हम यूज करेंगे। यदि ए और बी के बीच कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया हो और मान लेते हैं कि ए की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, यहां इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ ए ज्यादा हो बी से, ज्यादा हो बी से, मान लिया जाए कि यह इलेक्ट्रॉन देने वाला ही एटम की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी अधिक हो जाए, ऐसा रेयरली होगा, ठीक है। देने वाला का ही विद्युत ऋणात्मकता बी से अधिक हो जाए, तो इस स्थिति में याद रखिएगा इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगा। कौन कौन तत्वों की विद्युत ऋणात्मकता अधिक होता है? ऐसा रेयरली होगा। ये डॉट बनाए हैं आपको समझने के लिए। हटा दें क्या? हटा दें क्या इस डॉट को? ध्यान दीजिएगा, जब ये ऐसा तीर का साइन दिखाई दे केमिस्ट्री में तो इसका मतलब हो जाए किसी के बीच कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोई दिक्कत? अब देखिए किसकी विद्युत ऋणात्मकता कितना होता है ये भी याद रखिएगा। देखिएगा, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, इसको हैलोजन कहते हैं। इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हाई होती है 4.00, इसका 3.00, इसका 2.8 के करीब, इसका 2.4 के करीब होता है विद्युत ऋणात्मकता, याद रखिएगा। इसी प्रकार यहां हम लिख रहे हैं ऑक्सीजन हो, सल्फर हो, इसका होता है 3.5। फ्लोरीन के बाद सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता हमारा ऑक्सीजन का और सल्फर का होता है 2.5। ये भी वैल्यू आप याद रखिएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले आगे की ओर बढ़ते हैं हम, ठीक है। नाइट्रोजन का देख ले, फास्फोरस का देख ले कितना होता है, कई बार ये पूछा जा चुका है। इसको मिटा दे क्या बेटा? यहां देखो, अब कोई पूछे कि बताओ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का भी विद्युत ऋणात्मकता 3 होता है, याद रखिएगा। फास्फोरस का हमारा 2.1 होता है, हाइड्रोजन का भी 2.1 होता है और कार्बन का हमारा 2.5 होता है। कम से कम इतना विद्युत ऋणात्मकता आपको याद होना चाहिए। इस कंसेप्ट को एक बार पुनः आप रिपीट कीजिएगा, समझिएगा क्या बताए हैं। इस पर आधारित हम लोग NCERT के सवाल को देखेंगे। कम्प्लेक्स कंपाउंड जो दिए हैं उसका आप उसमें सेंट्रल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट सोच समझ के निकालिएगा। निगेटिव पॉजिटिव साइन लिखना बहुत जरूरी है। तो नेक्स्ट हम लोग लेक्चर में NCERT के प्रॉब्लम और कम्प्लेक्स प्रॉब्लम के साथ मिलेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए, घर पे बैठ के पढ़ाई का आनंद लेते रहिए। धन्यवाद।